हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक शानदार सी क्लास में फिर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो मैंने कल अलंकार चैप्टर आपको पढ़ाया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। मतलब हम आ चुके हैं अपने प्रॉमिस बैच के अंदर। प्रॉमिस बैच जो हमारा कुछ दिन तक अभी बंद था, आज से फिर कंटिन्यू हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का या मध्य प्रदेश व्यापम का कैलेंडर अपडेट हुआ है, जिसके अंदर जो सब इंजीनियर की एग्जाम थी वो कंटिन्यूअस अप्रैल के अंदर ही है। ठीक है, कोई उसमें चेंजेस नहीं हुआ है, अब कंफर्म हो चुकी है। क्योंकि अगर कोई डिस्टरबेंस करना होता, आगे पीछे करना होता, तो इस कैलेंडर में दिखा दिया जाता है। जैसे कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट था जो, ठीक है, जो टीचर्स भर्ती परीक्षा थी उसकी डेट को हटा दिया गया है, उसकी डेट पीछे कर देगी पेपर की। तो अब क्लियर हो चुका है कि सब इंजीनियर का पेपर आपका अप्रैल में ही होगा और हमारे पास यहाँ से 100 दिनों का समय बचा हुआ है। ठीक है, और आज रात के 8 बजे आप सभी को द सिविल पॉइंट पर लाइव जरूर आना है। मैं इसके अंदर आपके 100 दिनों की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि आपको इस 100 दिन के अंदर किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर करके ले जाओ। ओके, तो 100 दिनों की किस तरीके से तैयारी करनी है आज रात में 8 बजे डिस्कस करूंगा। पर फिलहाल आज से हमारा प्रॉमिस बैच भी कंटिन्यू हो चुका है। क्लासेस का टाइम हमने बढ़ा दिया है, पर डे की 6 घंटे की क्लासेस जो टारगेट बैच में जो भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड है वो होने वाली है। ठीक है, तो क्लासेस का टाइम बढ़ चुका है, पूरी तरह से रिदम में आ चुका है। अब हमारे पास 100 दिन का समय बचा है, इसके अंदर हमें अपनी जान लगानी होगी। ठीक है, सो क्लासेस पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है। प्रॉमिस बैच आज से फिर से कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने अलंकार पढ़ा था, आज अलंकार के क्वेश्चन कर रहे हैं। सुबह शाम अब आपको प्रॉमिस बैच डेली देखने को मिलेगा। सुबह होगी टेक्निकल की क्लासेस और शाम को आपकी नॉन टेक की प्रॉमिस बैच। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हमारा सॉइल मैकेनिक्स का लाइव बैच चल रहा है। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का लाइव बैच चल रहा है टारगेट बैच के अंदर, जो कि आप एप्लीकेशन के अंदर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर रात के 9 बजे लाइव सॉइल मैकेनिक्स की क्लास जरूर अटेंड करें। ओके, सो ये काफी सारी इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आप सीरियस हैं, अभी 100 दिनों का समय बचा है, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन इस बार आपका कंफर्म हो जाए, तो आपको सही तरीके से पढ़ना होगा। ओके, और वही सही तरीके से क्या स्टडी मटेरियल हो, क्या स्टेप आपको फॉलो करना है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वो सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं टारगेट बैच के अंदर। ठीक है, इस टारगेट बैच के अंदर आपको सारे स्टडी मटेरियल, चाहे आपके टेस्ट सीरीज हो, मॉक टेस्ट हो, पीडीएफ्स हो या कंप्लीट कोर्स हो, वो सारी चीजें इस टारगेट बैच के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। और इसकी सारी जानकारी, डेमो लेक्चर्स, कितना घंटे का कोर्स है, क्या किस तरीके से पढ़ाते हैं, डेमो लेक्चर्स क्या है, कितने सब्जेक्ट हो चुके, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी द सिविल पॉइंट एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। ठीक है, द सिविल पॉइंट ऐप पर। तो इसे जाकर के आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए और यहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स या कि आपके मॉक टेस्ट। ओके, सो आप इसे जाकर के यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसके अंदर और काफी सारी चीजें अपडेट होने वाली है, जैसे कि टेस्ट सीरीज कुछ ही दिनों के अंदर, और साथ में आपकी हमारी ई बुक्स। ठीक है, ओके, सारी चीजें आपको यहीं पर मिलने वाली है। अब चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर है हमारा प्रॉमिस बैच का अलंकार टॉपिक। ठीक है, हिंदी के अंदर मैंने कल हिंदी कंप्लीट कर लिया है। सो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह गए थे, उसे अब अपन कंप्लीट करेंगे प्रॉमिस बैच के अंदर। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। अब ये प्रॉमिस बैच आपकी अनवरत रूप से चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। ठीक है, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही जल्द हम आपके सामने गुप्ता एंड गुप्ता का भी कंप्लीट सोल्यूशन लेकर के आने वाले हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जिस गुण के द्वारा, ये पहला क्वेश्चन है अलंकार का। इसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर हुए उनका सबको उनका समीशन देखने को मिलेगा और आप यहाँ पास इनके सन देख सकते हैं कि ये पेपर कब पूछा गया था और किस शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, जिस गुण के द्वारा उपमेय तथा उपमान की समानता स्थापित की जाती है। उपमेय तथा उपमान की समानता स्थापित की जाती है, उस गुण को क्या कहते हैं? तो उस गुण को अलंकार कहते हैं। आपने कल अलंकार के अंदर पढ़ा, अलंकार के अंदर, ठीक है, अलंकार के अंदर उपमा अलंकार के 4 अंग होते थे। ठीक है, उपमा अलंकार अलंकार के 4 अंग पढ़े थे हमने। पहला क्या था? उपमेय। ठीक है, पहला क्या था? उपमेय। दूसरा होता है उपमान। ठीक है, दूसरा है उपमान। तीसरा आपका साधारण धर्म। ठीक है, साधारण धर्म। और चौथा होता है आपका वाचक शब्द। ठीक है, चौथा होता है आपका वाचक शब्द। ये चारों चीजें पढ़ी अपन ने किसके? उपमा अलंकार के अंग होते हैं। ठीक है, चारों। उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी पहली चीज तो समझ लेते हैं अलंकार क्या चीज है। देखिए, पहले समझ लेते हैं अलंकार क्या चीज है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को। काव्य क्या है? एक पद्य रचना होती है, उसके अंदर जो सुंदरता, आप जो शायरी वगैरह सुनते हैं, वो जो आपको अच्छी लगती है, वो इसी अलंकार करण, मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ओके, और अलंकार के अंदर उपमा अलंकार एक प्रकार का अलंकार है जिसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान,
साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है किस गुण के द्वारा उपमेय तथा उपमान में समानता स्थापित की जाती है, तो ये अलंकार के अंदर की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका अलंकार। बाकी सारी डिटेलिंग इसके बारे में कल के लेक्चर में हमने देख लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए चैनल के अंदर और अलंकार का महा एपिसोड नाम से थंबनेल है, उसे आप जरूर देखिए। उस लेक्चर के अंदर से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। अलंकार के कंप्लीट 1 घंटे का अलंकार कवर किया गया है। ओके, अब आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका रस। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। रस क्या होता है? जिस आप यदि काव्य को पढ़ने सुनने से, ठीक है, आप किसी काव्य मतलब पद रचना, शेरो शायरी या किसी प्रकार की पद रचनाएं, ठीक है, तो उनको पढ़ करके आपको जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, तो जो आनंद मिले उसे रस कहते हैं। काव्य की जो शोभा बढ़ती है अलंकार कहते हैं। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल संधि होती है। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण मतलब चाहे आपके व्यंजन हो सकते हैं या आपके स्वर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे का, खा, ये सब आपके वर्ण है, या स्वर में आपका आ, बड़ा आ, ये सब आपके स्वर है। ठीक है, तो व्यंजन या स्वर को ही अपन वर्ण कहते हैं और वर्णों का मेल ही संधि होती है। आगे बात करते हैं छंद। छंद क्या है आपका? छंद होता है आपका तुक, यति, गति, लय, वर्ण, गण आदि इनकी जो सुव्यवस्थित रचना होती है उसे छंद कहते हैं। इसका भी काव्य में बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है और काव्य को उपयुक्त तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सभी काव्य के ही अंग होते हैं, काव्य में इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका अलंकार। तो यहाँ पास आप समझ गए। ठीक है, जिस गुण के द्वारा उपमेय तथा उपमान में समानता स्थापित की जाती है उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, ओके, समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कब आया था? 9 दिसंबर 2020 को। प्रॉमिस बैच से आपको काफी बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। हमारा कंप्लीट यूट्यूब पर चलने वाला है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझने तो आपको टारगेट बैच ज्वाइन करना होगा। ओके, वहां पर हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। आगे देखते हैं, निम्न पंक्तियों में रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, रूपक अलंकार। देखिए, अलंकार को हमने 2 भागों में बांटा था कल। ठीक है, अलंकार को मैं ऐसे कर लेता हूं, ज्यादा सही है। ठीक है, अलंकार को जस्ट देखिए, अलंकार को हमने कल 2 तरीके से पढ़ा था। अलंकार मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार या कारक को अलंकार कहते हैं। अलंकार के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, या 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका शब्दालंकार, ठीक है, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है आपका अर्था अलंकार। ठीक है, दूसरा होता है आपका अर्थालंकार। और भी होते हैं उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली हम 2 तरीके के अलंकार पढ़ते हैं। ठीक है, तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द मतलब जहां शब्द से काव्य की शोभा में वृद्धि हो, शब्द के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि हो, वहां पर शब्दालंकार। और अर्थ के कारण जहां काव्य की शोभा में वृद्धि हो वहां अर्थालंकार होता है। ठीक है, तो शब्दालंकार के भी कई भेद होते हैं और अर्थालंकार के भी कई भेद होते हैं। ठीक है, कल के वीडियो में डिस्कस किया हमने। तो अर्थालंकार का ही एक प्रकार होता है आपका रूपक अलंकार। ठीक है, अर्थालंकार का ही एक प्रकार होता है आपका रूपक अलंकार। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्न पंक्तियों में रूपक अलंकार का कौन सा उदाहरण है? इनमें से जो उदाहरण दिए हैं इनमें आपका रूपक अलंकार का कौन सा उदाहरण है? जस्ट ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दिए गए कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहा है आपसे कि रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है। ले चला साथ में मुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ठीक है, दूसरा क्या है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, वही मनुष्य जो कि मनुष्य के लिए मरे, और चरण कमल बंदौ रघुराई। तो हमको समझना होगा पहले कि रूपक अलंकार की विशेषता क्या थी। तो देखिए, रूपक अलंकार के अंदर जहां पर हमें उपमेय, ठीक है, उपमेय तथा उपमान में अंतर स्पष्ट ना हो। ठीक है, अंतर स्पष्ट ना हो, उपमेय तथा उपमान में अंतर स्पष्ट ना हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। मैं 1 मिनट आपको रूपक अलंकार दिखा देता हूं, ठीक है, आपको और क्लियर हो जाए। ये रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान में अंतर दिखाई ना दे वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने पढ़ाया था, देखिए आप, ठीक है, ये देखिए, चरण कमल बंधव रघुराई, ये कल हमने पीडीएफ के अंदर कवर किया था और सेम क्वेश्चन उठ करके आया प्रीवियस ईयर में। ठीक है, यहाँ चरण और कमल में उपमान और उपमान में अभेद समानता दिखाई दे रही है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं उसको वहां पर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बस, चरण कमल बंधव रघुराई। ठीक है, चरण कमल बंधव रघुराई सूरदास जी की रचना है। ओके, तो यहाँ पास क्या मतलब इसका, चरण कमल। ठीक है, समझिएगा, चरण है और कमल है, 2 शब्द हैं, इन्हीं पर एक तो इसमें से उपमेय है, दूसरा उपमान है। दोनों में हमको कंफर्म समझ में नहीं आ रहा कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान है। आपको इनका अर्थ निकालने के लिए ऐसा समझिए कि चरण कमल मतलब एक तो हो गया इसका अर्थ चरण के समान कमल, ठीक है, मतलब वो वाला हो गया, और दूसरा
देखिए जहां उपमेय होगा और उपमान होगा वहां पर हमेशा तुलना की जाएगी उपमेय से उपमान की। जहां पर तुलना डायरेक्ट समझ में आ जाए वहां पर तो उपमा अलंकार हो गया। जहां पे समझ में ना आए कौन सा उपमेय है कौन सा उपमान है, ठीक है, तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा कमल चरण के समान कमल या चरण कमलों की बात की जा रही है, क्लियर नहीं हो रहा ना। चरण के समान कमल की बात की जा रही है, ठीक है, तो फिर यहाँ पास समझ में आ गया चरण के चरण मतलब सॉरी कमल के समान चरण, ठीक है, कमल के समान चरण की बात की जा रही है तो मतलब कमल तो यहाँ पास उपमान हो गया और चरण उपमेय हो गया। लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा ना, या तो ये चरण के समान कमल के समान चरण की बात कर रहे हैं या दूसरा चरण कमल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्लियर ना हो तो यहाँ इस केस में आपका रूपक अलंकार होता है, ठीक है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है, जहां पास आपको उपमेय और उपमान में अंतर समझ में ना आए वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पास आपको रूपक हो गया। कुछ और इसके देख लेते हैं उदाहरण। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें देख रहे हैं आप दो शब्द है, ठीक है, दो शब्द है जो बार बार आए, एक मनुष्य और एक मनुष्य, ये दोनों शब्द आए हैं लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ पे वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। शब्द तो सेम है, मनुष्य का अर्थ भी सेम है, लेकिन मनुष्य का जहां पर प्रयोग किया गया है वो अर्थ अलग निकल कर आ रहा है। तो जहां भी ऐसा हो कि समानार्थी शब्दों का प्रयोग हो लेकिन अर्थ भिन्न हो वहां पर आपका लाटानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। ये कल हमने सीखा इस चीज को, जहां पर शब्द समानार्थी हो, ठीक है, लेकिन या समान शब्द हो लेकिन उनका अर्थ अलग आ रहा हो वहां पर आपका लाटानुप्रास अलंकार है। अगला देखते हैं, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। यहाँ पास शिवाजी कह रहे हैं, ठीक है, जो महारानियां शिवाजी के साथ गई, दिन में 3 बार खाने वाली महारानियां जंगल में 3 बेर खाती हैं। तो देखो यहाँ पे ये 3 बेर और ये 3 बेर, इस 3 बेर का मतलब ये दोनों वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इन दोनों वर्डों शब्दों की क्या है आवृत्ति हो रही है, ठीक है, आवृत्ति हो रही है। तो 3 बेर का मतलब क्या है, 3 बेर का मतलब 3 टाइम है, 3 बार समझ सकते, दिन में 3 बार वो वाला बार है, ठीक है, 3 संख्या है। और 3 बेर का मतलब क्या है यहाँ पे 3 बेर, बैर बैर वाला बेर, ठीक है, बैर समझते हो ना, बैर वो वाला बैर है। तो मतलब जो घर में 3 बार खाती थी वो अब 3 बेर खाती है। 3 बेर मतलब जंगल में जो बेर होती है ना, बेर बैर, वो खा करके रह रही है। तो यहाँ पास दोनों का अब 3 बेर और 3 बेर दोनों सेम है। 3 बेर मतलब 3 बार खाने वाली महारानियां अब जंगल में 3 बेर खा करके अपना गुजारा करती है। शब्द समान है लेकिन अर्थ दोनों के अलग है। ये 3 बार का मतलब दिन में 3 बार है और ये 3 बेर का मतलब वो 3 बेर है, ठीक है, तो ये समझ गए। तो यहाँ पर जब भी ऐसा केस हो कि दोनों में शब्द समान हो लेकिन अर्थ अलग अलग निकले वहां पर यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ये पढ़ा था अपन ने कल, यमक अलंकार। तो इसमें क्या हो गया आपका यमक अलंकार। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, ले चला साथ में मुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जहां भी मैंने बताया था आपको कि यों ज्यों त्यों ये सब वर्ड प्रयोग हो पूरे वाक्य के अंदर, तो आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगाइएगा। तो यहाँ पे देखा आपने ज्यों प्रयोग हुआ, आपको कुछ नहीं करना, इसको समझ गए, ज्यों है मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार, सीधी सी बात है। ज्यों दिखा मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार, तो आपको ज्यों त्यों मानो जानो ऐसे वर्ड जहां भी दिख जाए आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो ये आपके चारों एक्सप्लेनेशन हो गए। आंसर इसका है चौथा नंबर, चरण कमल बंदो रघुराई, ठीक है। आशा करता हूँ चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। आगे चलते हैं यार, अगर आपको चीजें अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो, अपने कमेंट जरूर किया करो और चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर भी किया करो, ठीक है। आगे देखते हैं, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को ये अनुभाव कहते हैं। ये चूंकि रस का टॉपिक है ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, रस के अंग होते हैं ये, ठीक है, चारों अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव सभी रस के अंग है। ये यहाँ पे गलती से आ गया अलंकार टॉपिक में, सो आप इसे भी देख लीजिए। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले अनुभाव कहलाते हैं। संचारी भाव क्या है, वो भाव जो आपके मन में कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। स्थायी भाव क्या है, किसी के प्रति देखकर आपके हृदय में जो उनके प्रति स्थायी भाव होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। जो एक भाव विद्यमान होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। विभाव क्या है, इस स्थायी भाव के उद्दीप्त कारण को, कि ये कारण को उत्पन्न कौन करता है, ये विभाव करता है, इसके पीछे का कारण कौन है, विभाव। संचारी भाव कुछ समय के लिए, अनुभाव एक बार स्थायी भाव आपके हृदय में आ चुका है तो आपकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं या मनोभाव है उनको अनुभव कहते हैं, ठीक है। ये आपके सारे रस के अंग है। रस क्या चीज होती है, किसी काव्य को पढ़ने के बाद आपको जिस आनंद की अनुभूति उसे रस कहते हैं, ठीक है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेरी, ठीक है। हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेरी में कौन सा अलंकार है, तो पढ़िए इसको, हाय फूल सी, हाय फूल सी कोमल, फूल सी कोमल,
देख रहे हैं ना पास बची हुई राख की ढेरी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करें, इसमें तुलना की जाए, बची हुई राख की ढेरी की तुलना फूल से की जा रही है। तो इसमें आप क्या है, उपमा अलंकार, जहां भी एक दूसरे की तुलना की जाए, जैसे आप करते हो ना कि आपकी बाबू चांद सी है, ठीक है, तो चांद क्या, आपने उससे चांद से तुलना की है, तो चांद तो नहीं हो गई, चांद से आपने तुलना की। वैसे यहाँ पे देखियो, हाय फूल सी, फूल मतलब फूल सी कोमल, बची हुई राख की ढेरी, मतलब जो राख की ढेरी बची हुई किसकी जैसी, फूल सी कोमल है, तुलना की जा रही राख की ढेरी की फूल से, ठीक है। तो यहाँ पास क्या क्या होंगे, देखिए जिससे तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है, राख की ढेरी की तुलना की जा रही है, तो ये तो आपका क्या हो गया पूरा कंप्लीट, राख की ढेरी। ये आपका क्या है, ये आपका उपमेय है, क्या है ये उपमेय, इसी की तुलना की जा रही है ना, किससे की जा रही है, फूल से की जा रही है, तो फूल इसका उपमान हो गया, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान, जिसकी की जाती है उपमेय, ठीक है। और दोनों के बीच में जो संबंध है, ठीक है, जो दोनों को जोड़ने का काम करे, वो होता है आपका वाचक शब्द, मतलब फूल सी, तो ये सी क्या है, ये सी आपका वाचक शब्द है, सी आपका वाचक शब्द है। इसके बाद अगर बात करते हैं कोमल, गुण के बारे में बात की जाए तो क्या बता रहे हैं, कोमल है, सुंदर है, ऐसे जो गुण यू प्रयोग करें ना कि फूल सी क्या, फूल सी सुगंध भी तो हो सकती नहीं, फूल सी कोमल, तो ये जो कोमल वर्ड है ना, ये कोमल आपका क्या है, ये कोमल आपका साधारण धर्म है, या जहां पे गुण धर्म की बात करें वहां पर आप उसे अपन साधारण धर्म कहते हैं। ये उपमा अलंकार के चारों अंग है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पास आपका उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। यहाँ पास आपका ऐसे ही आप इसके एक उदाहरण और देख सकते हैं, सीता जी का मुख, ठीक है, सीता जी का मुख चांद के समान सुंदर है, चांद के, चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है, ऐसे बोलो, चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है, चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि वाचक शब्द क्या है, ठीक है, वाचक शब्द क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें और कुछ उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनके उदाहरण, आगे देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सिगरी लंका जरी गई, चले निशाचर भाग, ये कौन सा अलंकार है, तो कल हमने पढ़ा था, सेम उदाहरण मैंने वहीं पे करवाया था। देखिए हमने एक बात समझ लीजिए, हम जो आपको टारगेट बैच के अंदर पढ़ाते हैं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे नोट्स से, हमारी बुक्स से और हमारे टारगेट बैच की वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, सेम पैटर्न के अंदर, क्योंकि सिर्फ अपन पढ़ा रहे हैं सब इंजीनियर के लिए, तो अपन ने कुछ ऐसा भी नहीं पढ़ाया आपको जो किसी और एग्जाम से ओरिएंटेड हो, सिर्फ आपको सब इंजीनियर का ही पैटर्न देखने को मिलेगा। सो ये बेस्ट बैच है आपके लिए, टारगेट बैच हमारा, ओके। आप ज्वाइन कर सकते हैं द सिविल पॉइंट के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है। आगे चलते हैं, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, चले निशाचर भाग, इसमें से क्या होगा, तो इसमें क्या किया गया है, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, मतलब आग अभी नहीं लगी है लेकिन सारी लंका जल गई और निशाचर भी सारे भाग गए, ऐसा हो सकता है क्या, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, ठीक है, लंबी लंबी फेंकी जा रही है, ओके। ऐसा भी नहीं है, भगवान हनुमान जी की तो बात ही अलग है, ठीक है। बट यहाँ पास अगर काव्य की बात करते हैं तो काव्य में देखेंगे आप, काव्य में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पास जब भी किसी काव्य के अंदर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए, ठीक है, मतलब लोक निर्माण की सीमा पार कर जाए। अब लोक निर्माण मतलब ये ना समझिए पीडब्ल्यूडी विभाग की बात हो रही है, लोक निर्माण मतलब अपने समाज की सीमा क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं अपन अतिसंयोक्ति अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, जहां पर आपको भ्रम हो जाए, अभी इसका उदाहरण मैं दिखाता हूं आपको, जहां पर आपको भ्रम हो जाए, आपकी आंखों को भ्रम हो जाए, वहां पर आपका भ्रांतिमान अलंकार। संदेह मतलब कि कोई चीज संदेह है, जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि सारी ही की नारी है, वहां पर आपका संदेह अलंकार, ठीक है। उल्लेख अलंकार क्या होता है ये भी है, बताते हैं इसको आगे चल के, ठीक है। अतिसंयुक्ति अलंकार इसका उदाहरण है, ठीक है। देखिए उल्लेख अलंकार क्या है, जहां पर कोई बात सीधे तरीके से ना कहकर कई तरीके से कही जाती है, ठीक है। ओके, तो आखिरी आपका उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार वहां वह अलंकार होता है जहां पर एक ही चीज के कई प्रकार से वर्णन किया जाए, ठीक है, एक वस्तु का अनेक प्रकार जहां पर वर्णन हो। जैसे इसका उदाहरण आप समझ सकते हो, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, मतलब एक ही चीज को कई तरीके से या कई प्रकार से कहा जाए, ठीक है, वहां पर आपका उल्लेख अलंकार। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, बस जस्ट ऑप्शन में था, मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा, उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमान की संभावना होने पर, ठीक है, देखिए जब भी उपमान की संभावना हो तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार को दो तरीके से हम समझ सकते हैं, एक तो उपमान की संभावना हो, उपमान की संभावना हो, और दूसरा ये जो वर्ड प्रयोग होते हैं यो, ठीक है, ज्यो, त्यों, मानो, जानो, ठीक है, ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द प्रयोग हो तो वहां पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये दो चीजें आपको देख करके समझना है, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रूपक। रूपक तो आप समझ चुके हैं, जहां पर आपको उपमेय और उपमान में भ्रम हो जाए, ठीक है, उपमेय उपमान में क्लियर ना हो कि कौन सा उपमेय है कौन सा उपमान है, जैसे चरण कमल बंद और रघुराई, ठीक है, ये आपका ये है। अतिशयोक्ति में जहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किए जाए वहां पर आपका अतिशयोक्ति, जैसे पड़ी अचानक नदी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा उस पार, जब तक चेतक था उस पार, ठीक है। इनमें से जैसे इनमें से कोई ये तो ठीक है, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, चिरजीवों जोरी जुड़े, क्यों न स्नेह गंभीर, ये घटी वृषभानुजा वे हलधर के वीर। बहुत अच्छा उदाहरण है ये एक्चुअली बिहारी की सतसई से लिया गया है, ठीक है। बिहारी की फेमस रचना एक बिहारी सतसई, ठीक है। तो बिहारी की सतसई में बिहारी जी कह रहे हैं कि चिरजीवो जोड़ी जुड़े, मतलब इनकी जो जोड़ी है वो चिरजीव हो, अनंत युगों तक चलती रहे, ठीक है, अनंत युगों तक चलती रहे। को घटी यह वृषभानुजा, ठीक है, क्या देखो, को घटी यह वृषभानुजा, वृषभानुजा मतलब किनके लिए कह रहे हैं? राधा जी के लिए, ठीक है, राधा जी के लिए। वृषभानु कुमारी कहते हैं ना उनको, वृषभानु कुमारी राधा, है ना, तो उनको वृषभानुजा मतलब वृषभानु कुमारी मतलब राधा जी की बात हो रही है। और एक अर्थ और होता है वृषभ का, ठीक है, वृषभ का एक अर्थ और होता है, वो होता है बैल, ठीक है। वृषभ का एक अर्थ क्या होता है? बैल। तो मतलब वृषभानुजा मतलब वृषभ की अनुजा, वृषभ की अनुजा, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो वृषभ की अनुजा, तो वृषभ की अनुजा मतलब होता है बहन। तो एक प्रकार से वृषभ मतलब क्या होता है? बैल। तो एक तो ये राधा कुमारी कौन है? बैल की बहन हो गई, अनुजा मतलब बहन, तो क्या होगी? बैल की बहन। और दूसरे तरफ कौन है? हलधर के वीर। हलधर किनको बोलते हैं? हलधर बोलते हैं बलराम जी को, इनको बोलते हैं ना हलधर। हल मतलब हल धारण करते तो हलधर बोलते हैं, लेकिन एक हलधर और नाम होता है किसका? एक हलधर और कहा जाता है किनको? बैल को। भाई बैल ही हल को धारण करके खेत की जुताई करते हैं, है ना, तो इनको भी बैल कहा जाता है। तो वीर का मतलब है भाई से, तो एक तो बैल के भाई है और दूसरे इधर बैल की बहन है। तो यहाँ पर देखा आपने, बैल दो शब्दों में दो बार, शब्द तो एक ही लेकिन यहाँ पर इनका अर्थ अलग है दोनों का, है ना। तो यहाँ पर जिस प्रकार भी शब्द एक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ अलग अलग आए, वहां पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो आप समझ गए यहाँ पे, को घटी है वृषभानुजा, वृषभानुजा मतलब वृषभ की अनुजा, ठीक है। तो वृषभ मतलब होता है बैल और अनुजा मतलब उनकी बहन, ठीक है। तो एक तो बैल की बहन हो गई, यहाँ पास हलधर के वीर। हलधर मतलब एक बैल को भी हलधर कहते हैं, तो बैल की हलधर के वीर, वीर मतलब होता है भाई, ठीक है। तो एक तो बैल का भाई है, दूसरा बैल की बहन है, इनकी जोड़ी अच्छी जमे चिरंजीवी हो, वो कहना चाहते हैं जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पास कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, ठीक है। रूपक आप समझ चुके हैं। वक्रोक्ति क्या होता है? जहां पर कोई बात का उल्टा मतलब निकाला जाए, ठीक है, कुछ भी आप कहो उसका उल्टा मतलब निकाला जाए, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार क्या है? जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चाचा चाचा बार बार, वहां पे अनुप्रास अलंकार। श्लेष अलंकार समझ गए, जहां पर कोई एक शब्द हो लेकिन एक बार प्रयोग किया जाए सब, जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे मोती मानस चून शब्द एक है, पानी अर्थ इनके तीन है। मोती के लिए चमक, मानस के लिए आपका मानस के लिए इसका प्रतिष्ठा से है, और चून के लिए तो पानी का मतलब जल ही है, ठीक है। तो इस तरीके से तीन प्रकार में प्रयोग किया गया है। ओके ओके, तो इस तरीके से रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी एक है, उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे। वैसे यहाँ पास बैल का अर्थ भी दो तरीके से निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पास आपका कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। बाकी सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पास सन देख सकते हैं पेपर आपका कब पूछा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है,
अगला क्वेश्चन है चपला सी चक सी चमर सी और चंद सी चंदन सी चंद्रमा सी चांदनी सी चांदी सी चमेली सी। ठीक है, इसमें से कौन सा, अगर आप इनको देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम टाइम तो चा 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 का हो रहा है रिपीटिशन। तो अगर आप सिंपल सा आपको क्या लगाना था, अनुप्रास अलंकार, जहां भी किसी वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हो वहां पास अनुप्रास होता है, और अनुप्रास के अंदर भी कौन सा, वृत्त्यानुप्रास होता है। पर इसमें आपको कहीं पर वृत्त्यानुप्रास नहीं दिख रहा है, तो आपको अब किसके अंदर जाना है, तो अब आप दूसरा देखिए, चपला सी चक सी चमर सी और चंदन सी चंद्रमा सी चांदनी सी। देखिए चंद्रमा की चांदनी सी, तो यहाँ पे क्या तुलना की जा रही है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या की जा रही है, चंद्रमा की चांदनी से तुलना की जा रही, तुलना की बात हो गई। तो जब भी तुलना की बात आ जाए तो यहाँ पास उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आप लगाएंगे इसका आंसर उपमा अलंकार। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको अगर यहाँ पे अनुप्रास दिया होता तो आप अनुप्रास पहले लगाते, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है चा चा चा, मतलब चा की वर्ड, ऐसा तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि उपमा भी हो, एक ही होता है उसका। ठीक है, अगर ऐसे ऑप्शन में, जैसे यहाँ पास हो सकता था अनुप्रास, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पास आपको उपमा अलंकार, बाकी क्या दिया हुआ है, वक्रोक्ति समझा दिया कि जिसका अर्थ दूसरा निकाला जाए। श्लेष मतलब जहाँ एक वर्ण आए, श्लेष मतलब होता है चिपकना, कोई एक वर्ण चिपक जाए अर्थ बार बार दूसरा निकले। विपसा अलंकार क्या होता है, अभी इसकी बात करेंगे, कल अपन ने इसको ऐसे डिटेल में समझ लिया है, इसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, कल का वीडियो जरूरी देखना। आगे देखिए, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। ठीक है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो देखिए ये सिंपल सी बात कही जा रही है। ठीक है, अरविंद, अरविंद का मतलब होता है कमल। ठीक है, अरविंद जो है तो कमल का पर्यायवाची है। तो ये शिशु, शिशु मतलब, शिशु का मतलब क्या होता है, शिशु मतलब बच्चों के लिए कहा गया कि देखो ये कमल से बच्चे कैसे सो रहे हैं। तो यहाँ पास क्या, कमल से तुलना कर दी गई, किसकी, शिशुओं की, छोटे छोटे प्यारे बच्चों की। किसकी तुलना कर दी गई, बच्चों की, किससे, कमल से। तो जहां भी तुलना या उपमेय का उपमान में आरोप किया जाएगा वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा, ये बात आप जानते हैं। जहां पे तुलना की जाए एक दूसरे की, वहां पास आपका उपमा अलंकार होगा। अब इसमें बताइएगा कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो किसकी तुलना शिशु की जा रही है, तो शिशु आपका उपमेय होगा। किससे की जा रही है, अरविंद यानी कि कमल से की जा रही है, तो अरविंद आपका क्या हो गया, ये उपमान हो गया। ये क्या हो गया, उपमान हो गया। और से क्या है आपका, से दोनों शब्दों का आपस में जोड़ रहा है, तो ये आपका वाचक शब्द हो गया। और क्या है, ठीक है, बिंद कैसे सो रहे हैं। ठीक है, सो रहे हैं, तो ये सोना आपका क्या हो जाएगा, सोना आपका साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को अपन समझते हैं। उल्लेख मैंने समझा दिया, उल्लेख अलंकार क्या होता है, जहां पे एक ही तरीके को, एक ही शब्द के कई तरीके से वर्णन किया जाए। ठीक है, आगे अति संयुक्ति अलंकार मैंने बता दिया, जहां पर शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। जैसे रूप में न जाए, धूप में न जाया करो रूप की रानी, सूरज अपना रास्ता भटक जाए ना। ठीक है, तो आपने क्या किया, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी, इसका मतलब यह यहाँ पर अति संयुक्ति अलंकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर जलद दामनी जानी संग डोले बोले मोर। ठीक है, देखिए वृंदावन बिहरत फिरे, बहुत अच्छी रचना है सूरदास जी की, बहुत प्यारी है। क्या लिखा है, वृंदावन बिहरत फिरे, रचना आप ध्यान न दीजिए सूरदास जी की है कि नहीं, बट आप इनको सुनिए। वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर जलद दामनी जानी संग डोले बोले मोर। कहने का मतलब ये है कि कहाँ, वृंदावन में बिहरत फिरे राधानंद किशोर, राधा के संग नंद किशोर मतलब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में घूम रहे हैं। और जलद दामनी जानी संग, जलद दामनी, जलद मतलब होता है क्या, जलद मतलब होता है बादल। ठीक है, बादल का पर्यायवाची है जलद। तो जलद दामनी मतलब होती है जो बिजली, दामनी मतलब क्या, दामनी का क्या, दामनी दमक रही थी ऐसा। ठीक है, तो दामनी मतलब होता है बिजली, जो बिजली चमकती है उसको दामनी बोलते हैं। और जब वो चमकती है तो एकदम श्वेत रंग की होती है। क्या होती है, श्वेत रंग की होती है। जानी संगे डोले बोले मीर। तो देखिए बादल जनरली कौन से रंग का होता है, बादल काले रंग का होता है, जानते ना, बादल कैसा होता है, काले रंग का होता है। और बिजली कैसी होती है, बिजली एकदम श्वेत होती है, सफेद रंग की होती है। और वैसे ही हमारे भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, काले हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, काले हैं। और राधा कैसी हैं, राधा एकदम गोरी हैं। ठीक है, एकदम सफेद हैं, गोरी हैं, श्वेत हैं या गोरी हैं। तो ये दोनों साथ में कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, वृंदावन के अंदर। तो इन दोनों को आपस में साथ में देख करके मोर को भ्रम हो गया। ठीक है, मोर को ऐसा लगा कि बारिश होने वाली है और बिजली चमक रही है। ओके, तो मोर डांस करने लगा, समझ रहे हैं, मोर डांस करने लगा। बाकी घूम कौन रहे थे, भगवान श्री कृष्ण और
राधा गोरी घूम रही थी। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हुआ, मोर को भ्रम हो गया, किनको साथ में देख करके, किनको साथ में देख करके, राधा और श्री कृष्ण को साथ में देख करके मोर को भ्रम हो गया कि बिजली चमकने लग रही है या बारिश हो रही है, जबकि बिजली नहीं, वो तो राधा थी जो इतनी गोरी थी और वो भगवान श्री कृष्ण थे जो काले बादल के समान दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, भ्रम हो गया ना, किसको, मोर को, और वो नाचने लगा। तो कौन सा अलंकार, भ्रम हो गया तो भ्रांतिमान अलंकार, सिंपल सी बात है। श्लेष तो समझा ही दिए, अति संयुक्ति भी बता दिए। संदेह अलंकार कब होता है, जब आपको संदेह हो जाए। संदेह का मतलब क्या है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी की ही नारी है कि सारी ही की नारी है। ठीक है, जहां पे आप समझ ना पाए, आपको संदेह उत्पन्न हो, वहां पर आपका संदेह अलंकार होता है। तो आई थिंक ये चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है। देखिए, उपमा से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मुख मयंक, ठीक है, मयंक मतलब क्या होता है, मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा को ही मयंक बोलते हैं। ठीक है, चंद्रमा को मयंक बोलते हैं। तो मुख मतलब आपका, मुख मतलब मुंह की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका नहीं। ठीक है, मुख मयंक, मुख मयंक, मयंक मतलब चंद्रमा, सम मतलब जैसा। ठीक है, मंजू, मंजू मंजू मतलब होता है सुंदर, मनोहर मतलब आकर्षक। तो मतलब जो मुख है वो चंद्रमा के समान आकर्षक है, ये कहना चाहते हैं, चंद्रमा के समान आकर्षक है। जो मुख है वो चंद्रमा के समान आकर्षक है। तो इसमें क्या की गई, तुलना की गई है ना। ठीक है, तुलना की गई है, तो क्या हो, जब भी तुलना की जाएगी तो उपमा अलंकार होगा। रूपक भी बता दिए, यमक भी बता दिए, अनुप्रास भी, उपमा भी। उपमा मतलब तुलना की जाए, अनुप्रास मतलब वर्णों की आवृत्ति, यमक मतलब एक शब्द दो बार आए, अर्थ दोनों अलग अलग हो। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जन व पाए बौराए, पढ़ा था ना मैं यमक के अंदर। यमक मतलब एक शब्द दो बार, अर्थ अलग। रूपक के अंदर क्या है, रूपक अलंकार के अंदर उपमेय और उपमान में अंतर स्पष्ट ना हो कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है। जैसे चरण कमल बंदौ रघुराई, चरण और कमल में समझ में नहीं आ रहा कौन उपमेय कौन उपमान, तो वहां पे रूपक अलंकार। तो ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। आंसर क्या होगा इसका, उपमा, पहला आंसर इसका होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका ये ये तो वही क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया। ठीक है, अगला देखिए, सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, ये किसके जैसा दिख रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। तीन चीजें वहां भी थी, कवि व्यभिचारी चोर, सेम चीजें हैं। कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। क्या मतलब है, सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन मतलब, अभी सुबरन की तीन चीजें, तीन सुबरन को अलग अलग तरीके से ढूंढेंगे। सुबरन, अब सुबरन का तीनों अर्थ अलग होगा। जैसे वहां पास पानी का अलग अलग अर्थ था, वैसे यहाँ पर सुबरन का अर्थ अलग होगा। अगर कवि ढूंढ रहा है तो कवि सुबरन मतलब शब्द ढूंढेगा। सुबरन मतलब कवि को क्या चाहिए, अपनी रचनाओं के लिए शब्द चाहिए, सुंदर सुंदर शब्द चाहिए कवि को, है ना, भ्रमर, बड़े प्यारे प्यारे शब्द चाहिए कवि को। ठीक है, व्यभिचारी को क्या चाहिए, व्यभिचारी को सुंदरता चाहिए। क्या चाहिए, सुंदरता। तो अगर व्यभिचारी ढूंढ रहा है तो ये सुंदरता ढूंढेगा। लेकिन अगर चोर ढूंढ रहा है तो वो सुबरन का मतलब, वो सुबरन का मतलब स्वर्ण ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा, स्वर्ण। तो शब्द एक है, एक बार प्रयोग हुआ है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो अलंकार होगा श्लेष। कौन सा अलंकार, श्लेष। संदेह अलंकार में तो आपको संदेह हो जाए, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति, श्लेष में शब्द एक बार आएगा जैसे यहाँ पे आया, और यही तो आपका आंसर है। और अति संयुक्ति अलंकार तो बता ही दिया कि रूप ने धूप में न जाया करो, रूप की रानी सूरज अपना रास्ता भटक जाए ना। कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन, कभी सूरज अपना रास्ता भटकेगा नहीं ना। तो ऐसे ही ये सब क्या है, अति संयुक्ति अलंकार है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सुबरन। ये आंसर क्या होगा इसका, आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि दिमाग में आपके फिट हो जाने चाहिए, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इनकी परिभाषाएं फिट हो जाएं ताकि आप देख के आंसर लगा पाए। ठीक है, अगला देखिएगा, सुबरन को खोजत, ये तो सेम है, वही आ गया क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट हो गया। अगला देखिए, सारी बीच नारी है, ये तो अब मैं इतनी बार समझा चुका हूं। देखिए क्वेश्चन भी आ रहा था, इतनी बार समझाऊं कि आंसर आप आंख बंद करके लगाएंगे कि ये संदेह अलंकार है। एक बार फिर देखिए, श्लेष मतलब एक बार शब्द आएगा, उसके एक ही बार प्रयोग होगा और अर्थ अलग अलग। उदाहरण, रहीमन पानी, पानी राखिए बिन पानी, याद हो गया। अति संयुक्ति, बढ़ा चढ़ाकर। रूपक, अंतर स्पष्ट ना हो, उदाहरण में चरण कमल बंदौ रघुराई। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया, संदेह अलंकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, बस तो इतने क्वेश्चन थे हमारे पास अलंकार के। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन,
जो भी लोग पेड स्टूडेंट टारगेट बैच के हैं उनके लिए है कि वो लोग इसका और प्रैक्टिस सेट, इतने पर आपको नहीं रुकना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो इसकी कम से कम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट आपके टारगेट बैच सेक्शन में हिंदी सेक्शन के अंदर अपलोड कर दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद उनके प्रैक्टिस अवश्य कर लें। कोई डाउट आता है, हमारे टीम के व्हाट्सएप नंबर अभी भी ओपन है, 24/7 अवेलेबल है। आप कॉल करिए, मैसेज करिए और अपने डाउट क्लियर करिए। 100 दिन का टाइम आपके पास बचा है। जो लोग ज्वाइंड है, जो लोग नहीं किए हैं ज्वाइन, वो लोग अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि 100 दिन के अंदर बहुत शानदार तरीके से क्लासेस अब चलने वाली हैं। ओके, और यकीन मानिए 180 से 190 नंबर हम अपने नोट्स, पीडीएफ और क्लासेस से फंसा देंगे। इतना शानदार कंटेंट दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, अब मैंने अभी देखो पढ़ाने के बाद आपके सामने दिखा दिया। कल मैंने जो पढ़ाया था, एक भी क्वेश्चन अगर आज तक प्रीवियस ईयर से बाहर आया हो तो ठीक है, और पैटर्न ऐसा ही रहता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कोई कुछ भी पढ़ने एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सारी चीजें हम इसके अंदर समझाएंगे। तो अगर जो लोग पेड स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, वो टारगेट बैच के अंदर इनरोल्ड हैं, वो प्रैक्टिस सेट जरूर कर लें, जो प्रैक्टिस सेट अपलोड की गई है। बहुत जल्द आपके पूरे हिंदी के जितने चैप्टर्स है ना, सारी प्रैक्टिस सीट्स एक तरफ से अलग प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। आपको उनकी सारी प्रैक्टिस कर लेनी है। और हिंदी आपका कंप्लीट हो चुका है। एक वीडियो और आएगा हिंदी का 1 से 1.5 घंटे का, जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको कवर करूंगा। और हिंदी आपकी अब फिनिश हो चुकी है। अब अपन चलेंगे दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल के अंदर अब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। उससे पहले आप इसको अच्छी तरीके से मूर्ति रूप दे दें, अमली जामा पहना दें, कि अब इससे क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले। ठीक है, इसके बाद जो लोग अभी नए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर हमारा टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पर और द सिविल पॉइंट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, द सिविल पॉइंट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको कोर्स की रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 100 दिनों का। आज एक रात को मैं बहुत शानदार स्ट्रेटजी लेकर के आने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। कैसा लगा लेक्चर? ये प्रॉमिस सीरीज अब कंटिन्यू अनवरत रूप से चलती रहेगी। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हिस्सा बनिए चैनल का, करिए इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन करिए प्रेस, ताकि आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।